फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली मूवी ख़त्म हुई थी। अगर आपने पिछली मूवी नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पर फर्स्ट मूवी का भी रिकैप बनाया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी, और बाकी आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको पहले वो रिकैप देखना चाहिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। और चलिए अब इस मूवी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है आगरा के शहर से, जहां हम देखते हैं कि रानी और ऋषु अभी भी पुलिस से छुपकर अपनी जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सीन में हमें दिखाते हैं कि रानी भागकर पुलिस स्टेशन में आती है और पुलिस वालों से कहती है कि उसे बचा लें क्योंकि उसका पति उसे मार देगा। इसके बाद कहानी 2 महीने पहले के फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रानी अपना एक ब्यूटी पार्लर चला रही होती है और एक पीजी में रह रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात एक अभिमन्यु नाम के शख्स से होती है, जो कि एक कंपाउंडर रहता है। रानी वैसे तो अभिमन्यु पर ध्यान नहीं देती, पर हमें दिखता है कि अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा रानी को पसंद करता है और सिर्फ रानी से बात करने के बहाने ढूंढता है। अभिमन्यु रानी को मूवी देखने के लिए कहता है और रानी उसे हाँ कर देती है। तभी रानी नोटिस करती है कि दूर से ऋषु उसे देख रहा होता है। हमें पता चलता है ऋषु अपना नाम बदलकर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा होता है, और वहीं उसकी मकान मालिक ऋषु के पीछे पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वो ऋषु को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। ऋषु और रानी सबसे छुपकर आपस में मिलने की थोड़ी बहुत कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही एक मुलाकात में ऋषु रानी को बताता है कि उन दोनों के पासपोर्ट तैयार हो गए हैं और वो दोनों एक हफ्ते के अंदर थाईलैंड के लिए निकल जाएंगे। ये बात सुनकर रानी को काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो किसी भी तरह पुलिस से छूट कर बस ऋषु के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता सके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि अभिमन्यु मूवी थिएटर के बाहर रानी का इंतज़ार करता रह जाता है, पर रानी उससे मिलने नहीं आती क्योंकि वो ऋषु के साथ रहती है। इसके बाद अभिमन्यु रानी से मिलने उसके घर आता है और उसे बताता है कि उसने उसका वहाँ पे काफ़ी इंतज़ार किया, और रानी उसे कहती है कि हम अगले हफ्ते दोबारा चल सकते हैं। रानी ये पूरी बात ऋषु को बताती है, पर ऋषु को कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई तीसरा इंसान फिर से उन दोनों के बीच में शायद आ सकता है। तभी एक चोर रानी का बैग लेके भाग जाता है और ऋषु उसके पीछे भागता है, और इसी बीच ऋषु एक पुलिस की वैन के सामने आ जाता है जिसमें से निकलता है इंस्पेक्टर किशोर। आपको याद होगा कि पिछली मूवी के एंड में इंस्पेक्टर किशोर के हाथ कसौली का कहर वो किताब लग गई थी, जिससे उन्हें रानी और ऋषु का पूरा प्लान समझ में आ गया था, और तभी से वो रानी की तलाश में लगे हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर किशोर रानी से मिलने उसके घर आते हैं और उसे उसका बैग वापस करते हैं, और साथ ही वो रानी को कहते हैं कि उन्होंने वो किताब पढ़ी और उन्हें सब कुछ समझ में आ गया है। रानी ये बात सुनकर थोड़ा डर जाती है। इंस्पेक्टर किशोर रानी को ये भी कहकर जाते हैं कि उसका अतीत उसका पीछा कर रहा है। रानी ये सारी बातें ऋषु को बताती है और ऋषु उसे कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन अगर रानी इसी तरह डरती रही तो पक्का पुलिस उस पर शक करेगी। अगले कुछ दिनों तक पुलिस रानी की पूरी रैकी करती है, यहाँ तक कि वो उसका फ़ोन भी टैप करते हैं। ऋषु पुलिस को रानी पर नज़र रखते हुए देख लेता है और अपनी सिम तोड़कर फेंक देता है। रानी भी ये बात नोटिस करती है कि पुलिस हर जगह उसका पीछा कर रही है, और ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। रानी इसके बाद घर आकर ऋषु को फ़ोन करने की कोशिश करती है, पर ऋषु का नंबर बंद आता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद अगले सीन में रानी की ब्यूटी पार्लर के बाहर एक कचरे की गाड़ी के पीछे ऋषु एक लाइन लिख पाता है, जिसकी वजह से रानी को ये मैसेज मिल जाता है कि ऋषु उसे कब और कहाँ फ़ोन करने वाला है। दरअसल ये लोग इसी तरह कहीं पर भी कोई लाइन लिखकर एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि वो जो लाइन वहाँ पर लिखते हैं वो दिनेश पंडित की किसी न किसी बुक की लाइन होती है, जिसे पढ़कर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो आपस में क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद ऋषु रानी को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि हो सकता है कि पुलिस उसे पूछताछ के लिए भी बुलाए, पर रानी को बिल्कुल भी किसी हालत में डरना नहीं है, और जैसा ऋषु कहता है वैसा ही होता है, और अगले दिन ही पुलिस रानी को पूछताछ के लिए बुला लेती है। यहाँ पर पुलिस उसकी कॉल रिकॉर्ड्स दिखाकर रानी से पूछती है कि आखिर ये कौन इंसान है जिससे वो इतना बात करती है, पर रानी यहाँ पर एक बहाना बना देती है। रानी फिर से दिनेश पंडित की ही एक किताब का जिक्र करती है और बताती है कि 30 साल पहले दिनेश पंडित के साथ पुलिस ने गलत किया था, और इसी वजह से दिनेश पंडित की हर किताब के एंड में पुलिस की हार होती है। इंस्पेक्टर किशोर को रानी की बात सुनकर हंसी आती है, और तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जो कि इंस्पेक्टर किशोर के भी हेड होते हैं, जिनका नाम होता है इंस्पेक्टर मृत्युंजय। मृत्युंजय यहाँ पर बताते हैं वो रानी और ऋषु के रिश्तेदार हैं और नील के सगे चाचा हैं। वो बताते हैं कि उन्हें नील से बेहद प्यार, और अब इंस्पेक्टर किशोर की जगह वो रानी को बताते हैं कि किशोर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हें ऋषु और रानी का पूरा सच पता है,
और उन्हें इस बात का पक्का यकीन है कि रानी अकेले आगरा में नहीं रह रही, ऋषु भी रानी के लिए ही यहीं पर छुपा हुआ है और वो उन दोनों को नील के खून के इल्ज़ाम में हर हाल में पकड़ के रहेंगे। रानी कहीं ना कहीं डर जाती है पर अपने आप को संभालते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मृत्युंजय सभी पुलिस वालों को कहता है कि रानी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वो लोग छानबीन करें, क्योंकि ऋषु रानी से मिलने ज़रूर आएगा। ऋषु पुलिस से छिपता हुआ एजेंट से मिलने जाता है और देखता है कि मृत्युंजय ने एजेंट को अरेस्ट कर लिया है, यानी कि अब ऋषु और रानी के भागने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई है और उनके सारे पैसे जो उन्होंने एजेंट को दिए थे वो भी चले गए हैं। इसके बाद पुलिस ऋषु को ढूंढते हुए उसकी कोचिंग सेंटर पर भी आती है और यहाँ तक कि उसके घर भी आती है, जहाँ उन्हें ऋषु की मकान मालकिन पूनम मिलती है। पूनम को ऋषु का फ़ोटो दिखाकर उससे पूछताछ करते हैं, पर पूनम ऋषु का फ़ोटो देख के भी झूठ बोल देती कि वो ऋषु को नहीं जानती। इसके बाद वो ऋषु के पास आके उसे कहती है कि उसने पुलिस से उसका सच छुपाया है और वो उसे ब्लैकमेल करना चालू कर देती है। दरअसल पूनम ऋषु से प्यार करती है और वो चाहती है कि ऋषु उसे अपना ले, पर ऋषु उसे हर बार टाल देता है। इसके बाद ऋषु छुपकर रानी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसके मोंटू चाचा यानी मृत्युंजय बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले और ज़िद्दी इंसान हैं। वो दोनों अगर कहीं भी भाग गए तो मोंटू चाचा उन्हें ज़रूर पकड़ लेंगे और उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ऋषु अपने आप को पुलिस के हवाले सरेंडर कर दे और ऐसा करके कम से कम रानी सेफ रहेगी। रानी इस बात से साफ इनकार करती है और कहती है कि वो लोग साथ में मिलकर कोई प्लान बना लेंगे, पर ऋषु के पास कोई भी प्लान नहीं होता। तभी रानी से मिलने अभिमन्यु वहाँ आता है। रानी अभिमन्यु को देखकर एक प्लान बनाती है और वो ऋषु से कहती है कि अगर मृत्युंजय को लगे कि रानी और ऋषु साथ में है ही नहीं और रानी किसी और के साथ है और वो किसी और से प्यार करती है, तो हो सकता है कि मृत्युंजय उनका पीछा छोड़ दे और इससे उन्हें दूसरा प्लान बनाने का भी टाइम मिल जाएगा। ऋषु पहले तो रानी को मना करता है, पर क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो वो इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद रानी अभिमन्यु से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या अभिमन्यु उससे शादी करेगा। रानी उसे बताती है कि वो कभी भी किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी, पर क्योंकि उसने अभिमन्यु को उसका इंतज़ार करते हुए देखा है तो इसीलिए रानी को उम्मीद है कि अभिमन्यु के साथ उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। अभिमन्यु को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, पर क्योंकि वो रानी से बहुत प्यार करता है तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है और इसके बाद रानी और अभिमन्यु की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद रानी अभिमन्यु से पूछती है कि क्या अभिमन्यु को इस बात का बुरा नहीं लगा। रानी ने उसे सहूलियत की शादी करने के लिए कहा, ये जानते हुए भी कि रानी शायद कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाएगी। उसने आखिर ये शादी क्यों करी? तो अभिमन्यु उसे बताता है कि जब वो 7 साल का था तब उसके माता पिता की डेथ हो गई और इसके बाद जब वो 20 साल का हुआ उसके चाचा चाची और बाकी पूरा परिवार भी चल बसा और वो अकेला रह गया। उसकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं था और ना ही उसे अपनी ज़िंदगी जीने का मन था। पर तभी क्लिनिक में उसने एक दिन रानी को देखा और उसे पहली नज़र में ही रानी से प्यार हो गया। वो दोनों आपस में दिनेश पंडित की कहानियों की भी बातें करते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि पूनम फिर से ऋषु के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है और रानी उन दोनों को साथ में देखकर ऋषु को गलत समझ लेती है। रानी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और इसी बात पर ऋषु और रानी का आपस में झगड़ा हो जाता है। ऋषु रानी को समझाने की कोशिश करता है, पर रानी यही कहती है कि वो दोनों कितनी भी कोशिश कर लें पर वो दोनों साथ में कभी खुश शायद रह ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और घर आकर काफ़ी सारी शराब पी लेती है। शराब के नशे में रानी अभिमन्यु के सामने सारा सच कह देती है कि किस तरह से रानी और ऋषु ने अभिमन्यु का फ़ायदा उठाया और ऋषु जिंदा है और वो दोनों मिलकर अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए अभिमन्यु का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगले दिन सुबह जब रानी को होश आता है तो अभिमन्यु उसे कहता है कि वो ऋषु से मिलना चाहता है। इसके बाद वो तीनों एक मेले में मिलते हैं जहाँ पर अभिमन्यु रानी और ऋषु को कहता है वो उन दोनों को शहर से बाहर निकालने में मदद करेगा और सारे पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह में भी उनकी हेल्प करेगा। यहाँ पर हम अभिमन्यु का एक अलग ही चेहरा देखते हैं जो कि हमने अब तक नहीं देखा। अभी तक हमें दिख रहा था कि उसका कैरेक्टर मूवी में काफ़ी सीधा और शरीफ से बताया था, पर यहाँ पर अभिमन्यु एक अलग साइड बाहर निकल के आती है। जब ऋषु उससे पूछता है कि वो आखिर इन दोनों की मदद क्यों कर रहा है
तो अभिमन्यु उसे कहता है कि वो इसी उम्मीद में है कि एक दिन रानी का मन ऋषु से भर जाएगा और वो अभिमन्यु के पास आ जाएगी। ऋषु को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी वो उसकी मदद लेने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद अभिमन्यु ऋषु को अपने क्लिनिक में लेके आता है। वो ऋषु को बताता है उन दोनों के थाईलैंड की टिकट 2 दिन के बाद की है और तब तक ऋषु को छुपे रहना पड़ेगा, और इसीलिए वो उसे वहीं क्लिनिक में छुपे रहने की सलाह देता है। और इसके बाद अभिमन्यु ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रानी अभिमन्यु से माफ़ी मांगती है और अभिमन्यु उसे एक आखिरी बार मूवी चलने के लिए कहता है, जिस पर रानी उसे हाँ कह देती है। इसके बाद अभिमन्यु ऋषु का खाना लेकर घर से निकलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अभिमन्यु के क्लिनिक पर पीछे के दरवाजे पर एक नॉक होती है। जब ऋषु दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर पूनम आती है। पूनम ऋषु को बताती है कि वो उसका पीछा कर रही थी और फिर से ऋषु पर हावी होने लगती है, पर ऋषु उसे कहता है कि वो सिर्फ 1 महीना उसका इंतज़ार करे और उसके बाद ऋषु खुद पूनम से मिलने आएगा। पूनम ये बात सुनकर खुश होकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता कि उन दोनों के आपस में क्या बातचीत हुई थी, पर हम ये समझ सकते हैं कि शायद ऋषु ने उसे ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से वो चुपचाप वहाँ से चली गई। इसके बाद एक और कंपाउंडर जो कि शायद अभिमन्यु के साथ काम करता है, वहीं उसी पीछे के दरवाजे से कमरे के अंदर आता है और यहाँ पर ऋषु और उस कंपाउंडर के बीच क्या बातचीत हुई हमें वो भी नहीं दिखाई जाती। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु खाना लेकर ऋषु से मिलने आता है। वो ऋषु से पूछता है कि क्या उसके जाने के बाद यहाँ कोई आया था, तो ऋषु से बताता है कि पूनम वहाँ पर आई थी। अभिमन्यु से पूछता है कि ये पूनम कौन है, तो ऋषु उसे पूरी बात बताता है कि किस तरह से पूनम उसके पीछे पड़ी है और उसे ब्लैकमेल कर रही है। इसके बाद अभिमन्यु नोटिस करता है कि वहाँ पर किसी और के भी पैरों के निशान और मिट्टी पड़ी हुई है। तो वो ऋषु से पूछता है कि क्या पूनम के अलावा भी कोई यहाँ पर आया था, पर ऋषु उसे कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर अभिमन्यु समझ जाता है कि लल्लन उस जगह पर आया था और ऋषु ये बात छुपा रहा है। अभिमन्यु यहाँ पर ऋषु को बताता है लल्लन कोई कंपाउंडर नहीं है, लल्लन तो असलियत में वो सपेरा है जिससे उसने वो सांप खरीदा था, जिसकी मदद से उसने अपने पूरे परिवार की जान ली। उसने सांप को 4 दिन तक भूखा रखा और उसके बाद उसने उस सांप को अपने घर में छोड़ दिया ताकि वो घर के सारे सदस्यों को ख़त्म कर सके। यानी कि अभिमन्यु ने ही अपने पूरे परिवार का खून करा है। ये बात सुनकर ऋषु चौंक जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अभिमन्यु उस पर हावी होता है और उसे कमरे में बंद कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु रानी को लेकर नदी में आता है। यहाँ हमें मूवी में पहले बताया गया था कि इस नदी में काफ़ी सारे मगरमच्छ हैं। वो अभिमन्यु से पूछती है कि अभिमन्यु उसे वहाँ क्यों लाया है, और अभिमन्यु रानी को अपने पूरे परिवार की सच्चाई बताता है। अभिमन्यु बताता है कि उसके चाचा ने उसके पापा को काफ़ी बड़ा धोखा दिया था और उनका पूरा बिजनेस चुरा लिया था, इसीलिए अभिमन्यु ने अपने चाचा के पूरे परिवार का खून कर दिया। वो साथ में ये भी कहता है कि वो बहुत ज़्यादा नरम दिल का इंसान है और वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने रानी से भी पूरे दिल से प्यार किया, पर रानी और ऋषु ने मिलकर अभिमन्यु के साथ गलत किया। यहाँ पर रानी नोटिस करती है कि उनके बोट के आसपास काफ़ी सारे मगरमच्छ हैं और वो डर जाती है। अभिमन्यु रानी से पूछता है कि अगर वो दोनों कहीं और किसी और जगह किसी और हालातों में मिलते तो क्या वो दोनों साथ रह पाते। यहाँ पर रानी बहुत चालाकी से अभिमन्यु कहती है कि हाँ, अगर ऋषु उसकी ज़िंदगी में नहीं होता तो वो बिल्कुल अभिमन्यु के साथ ही रहती और वो शायद अभिमन्यु से प्यार भी करने लग जाती। ये बात सुनकर अभिमन्यु काफ़ी खुश होता है और वो रानी को वापस घर लेकर आ जाता है। घर लाकर वो रानी को दिखाता है कि उन दोनों के बीच में एक बात और कॉमन है, वो है दिनेश पंडित की किताबें। वो रानी को एक पूरा शेल्फ दिखाता है जिसमें दिनेश पंडित की सारी किताबें रखी रहती हैं। वो बताता है कि जब उसने पहली बार रानी को देखा था तब उसने रानी के हाथ में दिनेश पंडित की किताब नोटिस करी और उसी के बाद से वो काफ़ी खुश हुआ क्योंकि वो भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फ़ैन रहा है। तभी रानी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, अभिमन्यु उसे धक्का देता है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ऋषु बहुत मुश्किल से बट दरवाजे को तोड़ देता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद के सीन में हमें वही शुरुआत का सीन दिखाया जाता है कि रानी भागकर पुलिस स्टेशन आती है और कहती है कि उसका पति अभिमन्यु उसे मार देगा। यहाँ पर पुलिस में कोई भी रानी को सीरियसली नहीं लेता और मृत्युंजय तो उसे वहाँ से जाने के लिए भी कहता है। वो पुलिस को पूरा सच बताती है कि किस तरह अभिमन्यु ने दिनेश पंडित की किताब पढ़कर अपने पूरे परिवार की हत्या करी और अब वो रानी को भी मारना चाहता है और वो बहुत खतरनाक है और शायद वो रानी को भी मार देगा। पर रानी उसे कहती है कि अगर आपने उसे अभी अरेस्ट नहीं किया तो वो किसी को भी मार सकता है। मृत्युंजय उसे पूछता है कि तुम तो यहाँ खड़े, तो अभिमन्यु आखिर मारेगा किसे? तो रानी कहती है वो ऋषु को मार देगा। मृत्युंजय बात सुनकर बहुत खुश होता है
और बाकी पुलिस वालों को अभिमन्यु को और ऋषु को ढूंढने के लिए कहता है और साथ ही वो रानी को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि अब जब रानी ने कह दिया है कि ऋषु जिंदा है, इसका मतलब यही है कि इन दोनों ने मिलकर ही नील को मारा था। और मृत्युंजय इसी चार्जेस के बेसिस पर रानी को अरेस्ट कर लेता है। इंस्पेक्टर किशोर अभिमन्यु के घर और उसके क्लिनिक की तलाशी लेते हैं, पर ना तो उन्हें अभिमन्यु मिलता है और ना ही ऋषु, पर वहाँ दिनेश पंडित की काफ़ी सारी किताबें ज़रूर मिल जाती हैं। तभी इंस्पेक्टर के पास एक फ़ोन कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि एक बॉडी मिली है। रानी को उन बॉडीज़ की शिनाख्त के लिए लेके जाया जाता है और हमें पता चलता है कि उनमें से एक डेड बॉडी पूनम की है और दूसरी डेड बॉडी अभिमन्यु की है। और उन दोनों की डेड बॉडी देखकर भी रानी चौंक जाती है और इन दोनों के खून का इल्ज़ाम भी पुलिस रानी पर ही लगाती है। इसके बाद पुलिस कस्टडी में मृत्युंजय के ऑर्डर्स पर एक फीमेल कांस्टेबल रानी को बहुत मारती है और मृत्युंजय ये पूरी न्यूज़ मीडिया में लीक करा देता है, ताकि जब ऋषु को बात पता चले कि रानी पर अत्याचार हो रहा है तो ऋषु खुद अपने आप सामने आ सके। ऋषु एक कन्फेशन वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है वो पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है, पर उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त ये है कि उसके सरेंडर के टाइम पर रानी भी वहाँ पर मौजूद रहे। वो 3 दिन बाद रात 8 बजे रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करेगा। पहले वो चाहता है रानी अकेले खुद चलकर उसके पास आए ताकि वो देख सके कि रानी ठीक है, और इसके बाद ऋषु वहाँ पर सरेंडर कर देगा। यहाँ पर पुलिस अगले 3 दिन तक उस ब्रिज की रैकी करती है और मृत्युंजय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पुलिस उन्हें कहती है कि यहाँ तालाब में काफ़ी सारे मगरमच्छ हैं, पर मृत्युंजय उस बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है कि रात 8 बजते ही ब्रिज पर ऋषु सरेंडर करने के लिए ट्रेन से बाहर आता है और नीचे रानी, मृत्युंजय और पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पर खड़ी रहती है। और इसके बाद वो लोग रानी को ब्रिज पर जाने देते हैं। इसके बाद रानी ऋषु के पास आती है और उसे सरेंडर करने से मना करती है। तभी वहाँ सभी लोग नोटिस करते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स में से एक इंसान ब्रिज के ऊपर चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर मृत्युंजय की टीम समझ नहीं पाती है कि ये इंसान कौन है, और हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु ही है। यहाँ पर अभिमन्यु पुलिस को कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला उनके पास आया तो वो रानी और ऋषु को गोली मार देगा। किशोर अभिमन्यु को भी सरेंडर करने के लिए कहते हैं, पर अभिमन्यु उनकी नहीं सुनता। अभिमन्यु रानी और ऋषु से बात करता है और उन्हें कहता है कि रानी ने फिर से एक बार उसे धोखा दिया। अभिमन्यु ने अपनी पूरी सच्चाई रानी के सामने कही थी और रानी ने जाकर वो पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। वो कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो धोखा नहीं सह सकता, और ये बात कहते ही वो रानी पर बंदूक तानता है। वहाँ ऋषु और अभिमन्यु के बीच में गन को लेकर हाथापाई होने लग जाती है, लेकिन वो गन रानी के हाथ में आ जाती है, पर रानी का पैर फिसल जाता है और वो ब्रिज से गिरने वाली रहती है। वो दोनों रानी को बचाने आते हैं। इतने में पुलिस उन तीनों के पास आ ही रही होती है, पर वो तीनों ही ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाते हैं। मृत्युंजय को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। अगले कुछ दिनों तक पुलिस उन तीनों को या उन तीनों की बॉडी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है, और साथ ही मृत्युंजय वहाँ आसपास की पूरी घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज मंगाता है ताकि वो समझ सके कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ ऐसी एक सीसीटीवी को देखते हुए मृत्युंजय के हाथों में एक क्लू लगता है जो वो अपनी पूरी टीम को दिखाता है। वो अपनी पूरी टीम की मीटिंग बुलाता है और उन्हें बताता है कि रानी, अभिमन्यु और ऋषु तीनों की मौत से उन तीनों का ही फ़ायदा था, क्योंकि अगर उन तीनों में से कोई एक भी जिंदा बचता तो उसे जेल जाना पड़ता। अभिमन्यु ने अपने पूरे परिवार का खून किया है, रानी तो वैसे भी जेल में ही थी, और ऋषु ने नील का खून किया था। यहाँ पर इनके मरने में ही इन तीनों का फायदा था। मृत्युंजय बताता है कि लल्लन अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर रहा था। जो लल्लन वही सपेरा है जिसने अभिमन्यु की हेल्प करी थी उसकी फैमिली को मारने में, और जिस दिन वो डबल मर्डर हुआ था उस दिन लल्लन अभिमन्यु से मिलने उसके क्लिनिक गया था, और उन्हें बाद में लल्लन की ही बॉडी मिली थी। उन्हें जो दूसरी बॉडी मिली थी वो थी पूनम की, जो कि क्लिनिक में ऋषु से मिलने गई थी और वो ऋषु का पूरा सच जानती थी। मृत्युंजय यहाँ पर ये बताता है कि अभिमन्यु, जो कि बायोलॉजी में टॉपर था, उसे बात बहुत अच्छे से पता थी कि आखिर एक बॉडी को जलाना कैसे है और कौन सी चीज़ को कहाँ पर रखना है ताकि बॉडी की शिनाख्त अच्छी तरह से हो और जल्दी भी हो सके। और अभिमन्यु ने ही लल्लन और पूनम का खून किया था। वहीं एक और दूसरे सीसीटीवी के हिसाब से उस रात अभिमन्यु और रानी शाम के 7 बजे घर आए थे, और फिर 15 मिनट बाद ही ऋषु को घर में घुसते हुए देखा गया था। और हो सकता है कि उन तीनों की उसी रात कुछ प्लानिंग हुई है, जिसके बाद रात में 10 बजे रानी पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से निकली थी, और रानी के जाने के कुछ थोड़ी देर बाद ही अभिमन्यु और ऋषु भी
साथ में वहीं से निकले। यानी ये तो पक्का है कि इन लोगों ने आपस में मिलकर ही कोई प्लान बनाया था। यहाँ पर डीसीपी मृत्युंजय से पूछते हैं कि अगर उन तीनों को जिंदा ही बचना था तो वो तीनों ऐसी नदी में क्यों कूदे जो कि मगरमच्छों से घिरी हुई थी। वो तीनों कूदे, उनकी बॉडी नहीं मिली है, इसका तो मतलब यही है कि वो तीनों मर चुके हैं। मृत्युंजय यहाँ पर कहता है कि असली सवाल तो यहाँ पर यही है, ऋषु ने अपने आप को सरेंडर करने के लिए वो ब्रिज ही क्यों चुना। मृत्युंजय इस केस पर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, पर उसके सीनियर उसे केस बंद करने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि उन लोगों पर मीडिया का काफ़ी प्रेशर रहता है। केस बंद होने की बात सुनकर मृत्युंजय को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहता। किशोर यहाँ पर मृत्युंजय से कहता है कि केस बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि केस खत्म हो गया। इसके बाद हमें 6 महीने बाद हिमाचल में देवसर नाम की जगह को दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में रानी और अभिमन्यु रह रहे होते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि अभिमन्यु रानी को नदी से बाहर लेके आता है और शायद ऋषु वहीं पानी में कहीं खो गया है या फिर किसी मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और वो नहीं बचा। हमें दिखाते हैं कि रानी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है, तभी उसे एक बच्ची की नोटबुक में एक नोट मिलता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक जगह दिखाई जाती है, चकिया, जहाँ पर मृत्युंजय के घर में उसके पास दिनेश पंडित की एक किताब आती है जिसका टाइटल होता है मगरमच्छ का शिकंजा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा रहता है कि इस किताब की सिर्फ 3 ही कॉपी हैं, जिसमें से एक आप पढ़ रहे हैं। पिछली मूवी की तरह ही इस किताब में भी इस पूरी मूवी की सारी कहानी लिखी रहती है और उसमें एंड में रिवील होता है कि ये सारा प्लान अभिमन्यु और ऋषु ने मिलकर ही बनाया था। ये दोनों ने जानकर वो जगह चुनी और कन्फेशन वीडियो रिलीज़ करने के बाद तीनों रातों में वो दोनों वहाँ नदी में रेलवे ब्रिज से दूर मीट को डालते थे ताकि मगरमच्छ उस ब्रिज के आसपास ना रहे जहाँ वो लोग कूदने वाले हैं। यहाँ पर मृत्युंजय को ये सारी प्लानिंग समझ में आती है, लेकिन आखिर नदी में कूदने के बाद क्या हुआ ये उसे बुक में नहीं पता चलता। फिर बुक के एंड में फिर से एक नोट लिखा रहता है जिसमें मृत्युंजय को मैना लवर्स पॉइंट देवसर में कोई मिलने बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि अभिमन्यु को भी टिफिन में एक नोट मिलता है जहाँ पर उसे मैना लवर्स पॉइंट पर मिलने के लिए कहा गया है। उसके बाद हमें मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है। वहाँ पर आकर अभिमन्यु देखता है कि रानी वहीं पर रहती है। रानी अभिमन्यु को सच बोलने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे पता है कि लल्लन और पूनम को उसी ने मारा और वो उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो अभिमन्यु कहता है कि लल्लन और पूनम उन दोनों के लिए रिस्की थे और वो कभी भी उन्हें फंसा सकते थे। तभी इतनी देर में मृत्युंजय वहाँ आता है और रानी उसे सच बताती है कि ये सारी प्लानिंग कैसे हुई। जिस दिन लल्लन और पूनम का मर्डर, उस दिन रात अभिमन्यु के घर पर अभिमन्यु रानी और ऋषु से कहता है अगर उन सबको जीना है तो उन्हें दुनिया के सामने मरना ही पड़ेगा, और वो उन दोनों को दिनेश पंडित की एक और किताब देता है जिसका नाम रहता है मगरमच्छ का शिकंजा। ये वही किताब है जो रानी ने मृत्युंजय को भी भेजी थी। अभिमन्यु दोनों को मनाने की कोशिश करता है, पर ऋषु कहता है कि उन दोनों में और अभिमन्यु में एक फ़र्क है। रानी और ऋषु ने पंडित की किताबें पढ़कर जीने का हुनर सीखा है और अभिमन्यु ने मारने का, और वो दोनों इस प्लान के लिए मान जाते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि 3 दिन बाद नदी में गिरने के बाद अभिमन्यु ने जानकर ऋषु की हेल्प नहीं करी और उसे मगरमच्छ के पास भेज दिया ताकि मगरमच्छ उसे मार दे। अभिमन्यु प्रेजेंट में ये बात मानता है कि उसने जानकर ऋषु को मरने दिया, और रानी कहती है कि उसे कभी नहीं लगा था कि अभिमन्यु उसे ऐसा धोखा देगा, और अभिमन्यु की सज़ा यही है कि रानी उसे कभी नहीं मिलेगी। और रानी ये बात बोलकर वहाँ क्लिफ से कूद जाती है। इसके बाद एयरपोर्ट पर बैठे हुए मृत्युंजय अभि को बताते हैं कि रानी की बॉडी नहीं मिली, और अभिमन्यु ये बात सुनकर हंसने लग जाता है। हमें यहाँ पर रिवील होता है कि उस रात नदी में ऋषु ने अपनी जान बचा ली थी और उसने ही नोट के ज़रिए रानी तक ये न्यूज़ पहुँचाई कि वो जिंदा है, और अभिमन्यु को पकड़ने के लिए उन दोनों ने साथ में मिलकर ये पूरा प्लान बनाया। और प्लान के मुताबिक रानी और ऋषु ने मिलकर मृत्युंजय को वो किताब भेजी ताकि मृत्युंजय सारा सच जान सके और अभिमन्यु को गिरफ्तार करने वहाँ पर आए। और रानी ने मृत्युंजय के सामने ही अपनी मौत का झूठा नाटक रचा और वो क्लिफ से कूद गई। क्लिफ से कूदने पर पानी में गिरी, और पानी में गिरने के बाद तैरकर वो किनारे तक पहुंची और वहीं वो ऋषु से मिल जाती है। अब ऋषु और रानी कानून के हिसाब से मर चुके हैं, पर वो दोनों अब भी साथ हैं। और रानी एंड में अपना फेमस डायलॉग कहती है कि सही और गलत की हदों में तो रिश्ते निभाए जाते हैं, असली मोहब्बत तो इन हदों के पार शुरू होती है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में
अभिमन्यु मृत्युंजय से कहता है कि उसी ने रानी और ऋषु को ये एडवाइस दी थी कि अगर उन दोनों को साथ में रहना है तो उन्हें उसके लिए दुनिया के सामने मरना पड़ेगा। और उन दोनों ने मिलकर अभिमन्यु को ही फंसा दिया। और ये बात सोचकर अभिमन्यु को उस वक्त काफ़ी हंसी आती है। और यहाँ पर अभिमन्यु ये रिवील करता है कि वो दिनेश पंडित का बेटा है। मृत्युंजय बात सुनकर चौंक जाता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सीरीज़ या मूवी रिकमेंडेशन है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेनेशन बनाऊँ, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।